अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, मैं सर नवीद अहमद सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड के ऑफिशियल पेज से एक दफ़ा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाज़िर हूँ। मेरा आज का उन्वान एक ऐसा उन्वान जो काफ़ी मरतबा पूछा गया सवाल और बहुत मरतबा ये सवाल हमारे सामने से गुज़रा और हम सब की ज़िंदगी में एक दफ़ा ये मामला ज़रूर दरपेश आता है। मेरी मुराद कि जब हमारा बच्चा एक ख़ास एज में पहुंच जाता है और हमें ये मसला दरपेश आता है कि हमने उस बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करवाना है। उस बच्चे की तालीम के लिए हमने किसी मदरसे का, किसी दरसगाह का, किसी स्कूल का इंतखाब करना होता है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा मामला होता है, बहुत बड़ा मसला होता है जिसका हल हमें मालूम नहीं होता कि हम किस स्कूल का इंतखाब करें। आया कि क्योंकि स्कूल्स मार्केट में एक ऐसा रश है स्कूल्स का कि इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपनी सोच के मुताबिक अपने ख़यालात का इज़हार करने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप तमाम अहबाब को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारा बेटा या हमारी बेटी 3.5 साल या 4 साल के हो जाते हैं तो हमें ये फ़िक्र लाहक हो जाती है कि हमने इसकी स्कूलिंग के लिए अब किसी स्कूल का, किसी दरसगाह का इंतखाब करना है। तो हम किस दरसगाह का, किस स्कूल का, किस मदरसे का इंतखाब करें, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम होती है। अब बतौर वालिदैन हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे स्कूल में दाखिल करवाए, हम उस अच्छे स्कूल का इंतखाब करें, अपने बच्चे के लिए किसी अच्छे स्कूल का इंतखाब करें। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम अच्छा स्कूल किसे कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि हम में से कोई भी जब डॉक्टर साहब के पास जाता है तो वहाँ जाके हम लोग सिंपली कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी दवाई दीजिएगा, डॉक्टर साहब कोई चंगी सी दवाई दो। अब वो अच्छी सी दवाई, चंगी सी दवाई से मुराद ये होता है वो एंटीबायोटिक दें जो ज़रा महंगी हो, जो हम लोगों को बता सकेंगे जी मैं इतनी महंगी दवाई खा रहा हूँ। और उसके बाद वो महंगी दवाई, वो पैसे देने के बाद चाहे वो आपको फ़र्क दे रही है, उससे आपको अफाका हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने उसको अच्छी सी दवाई कंसीडर कर लिया है और आपने उसी दवाई की बेस पर आपको जो है वो पे भी करना पड़ेगा। तो इसी तरह जब आप अच्छे से स्कूल का ज़िक्र करते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, सूदमंद होगा या नहीं होगा। हम उस अच्छे से स्कूल को हम किस पैमाने पे मापते हैं, हमारा जो है वो आलाए पैमाइश क्या है, वो फ़ी स्केजुअल है। हमने देखना होता है कि जी किस स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है, हम वहाँ पर जो है वो रुख कर लेते हैं। इस चीज़ के कतई नज़र कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10, 12, 14 साल के बाद जब मेरा बेटा या बेटी यहाँ से फ़ारिग होगा, यहाँ से पढ़ने के बाद अगली मंजिल की तरफ रवाना होगा, तो क्या ये स्कूल मेरी वो तमाम ज़रूरियात, मेरी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब देखें हमारे पास अच्छा एक चीज़ मैं आपको पहले इस चीज़ को वाज़ेह कर दूं कि मेरी मुराद, मैं किसी को भी डीमोरल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ़ अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा हूं और जो मैंने इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में सीखा है, देखा है, वो मैं आप सब अहबाब के गोश गुज़ार करने जा रहा हूँ। मेरी मुराद किसी को भी डीमोरल करना या किसी के ख़िलाफ़ बात करना नहीं है, ना ही मैं किसी को गलत कह रहा हूँ। हर शख्स अपनी जगह पर ठीक है, जो उसका मिशन है वो उस मिशन में ठीक है। मैं सिर्फ़ अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये सोच दे रहा हूँ कि अगर आपने अपनी बेटी या अपने बेटे को कहीं एडमिशन करवाना है तो इस क्राइटेरिया से गुज़र के आप उसको करवाएं। सबसे पहली चीज़ कि आपने ये देख लेना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप अच्छा स्कूल कहते किसको हैं। अब अगर तो अच्छे स्कूल से मुराद आपका फ़ीस स्केजुअल, अच्छी बिल्डिंग, ये देख के आप उसको अच्छा स्कूल कंसिडर करते हैं तो फिर आपके पास मार्केट में बेशुमार स्कूल्स आपको मिल जाएंगे। आप जाएं और जाने के बाद अपना फ़ी, जाते ही आप बोलें जी आपका फ़ीस स्केजुअल क्या है जी, वो कोई आपको बताएगा 5,000 पर मंथ, कोई 7,000 और कोई 30,000 और कोई 70,000, इवन 1 लाख तक भी होगा। तो आप फिर जाएं जहाँ पर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी जो आपकी है
वहाँ पर जाके आप पे करें और अपने जो है वो बच्चों को वहाँ पर पढ़ाएं। इशू इज़ दैट कि अच्छे स्कूल से मुराद क्या होनी चाहिए। अच्छे स्कूल से मुराद सबसे पहली बात तो ये कि आपने देखना है कि इस स्कूल की जो प्रोडक्शन आ रही है वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने वालिदैन के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो रही है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। ठीक है, अब हमने जब अच्छे स्कूल की डेफिनेशन इस तरह कर दी कि जी फ़ीस कैजुअल और उनकी बिल्डिंग, तो फिर हमारी प्रायोरिटीज़ तो फ़ीस कैजुअल और रह गई, बिल्डिंग रह गई ना, बाकी चीज़ें तो हमारी बहुत पीछे रह गई। इसके बाद हमारे पास बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम स्कूल को डिसाइड करते हुए कर जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हम स्कूल की सिलेक्शन करते हुए हम ये गलती कर जाते हैं कि हम अपने से आगे वाली क्लास में, मसलन अगर हम मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास हैं और हम अपर क्लास या हायर क्लास स्कूल में जो है वो बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं। अब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बच्चे के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो सबसे पहले तो ये कि जिस माहौल में बच्चे ने 3 साल, 3.5 साल या 4 साल परवरिश पाई है, अब उस माहौल में बच्चा जब रह रहा है तो डेफिनेटली हर क्लास का अपना माहौल होता है घर का, हर क्लास के अपने मतलब वो उसका कल्चर ही अलग होता है, रहने सहने का तरीक़ाकार ही अलग होते हैं। ठीक है, अब एक बच्चा जो है वो मिडिल क्लास में, अब इससे पहले आप ये समझ लें कि मिडिल क्लास में भी 3 क्लासेस हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अब लोअर मिडिल क्लास वो है जो मुश्किल से अपना गुजारा 24 तक उनकी सैलरीज ख़त्म हो जाती हैं, आगे जाके उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और मिडिल क्लास वो है जो यकम तक, 31 तक, 30 तक उनकी सैलरी चलती है। और अपर मिडिल क्लास वो है जिनके पास महीने के एंड मतलब नेक्स्ट माह शुरू होने के बाद भी पिछले माह की कुछ ना कुछ सेविंग पड़ी होती है। अब इशू ये होता है कि हम होते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास और हम एडमिशन करवा देते हैं अपर मिडिल क्लास की सोसाइटी में या हायर क्लास की सोसाइटी में। अब ये होता ऐसे है कि हम उस माहौल में, अब हमारा बच्चा उस माहौल के बच्चों में एडजस्ट नहीं हो पाता, और जब एडजस्ट नहीं हो पाता फिर हमारे लिए वो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं जो हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आ रही हैं। बेसिकली वो हमारी ख़ुद साख्ता मसाइल होते हैं हमारे। जैसे आप इसको इस तरह ले लें कि जब आपका बच्चा आपकी अपनी क्लास के बच्चों के साथ पढ़ेगा और उस क्लास के अंदर ही परवान चढ़ेगा, तो आप इस चीज़ को यूँ देख सकते हैं कि उसकी फरमाइशें, उसके शौक़ उस लेवल के ही होंगे। लेकिन जब आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को हायर क्लास के बच्चों के साथ उठने बैठने देंगे, मैं उठने बैठने को गलत नहीं कह रहा, वहाँ आप पढ़ने देंगे, उस क्लास में रहेगा, वो उस क्लास के साथ उठे बैठेगा, तो डेफ़िनेटली वो आपसे उन चीज़ों की फरमाइशें भी करेगा और उसके शौक़ और उसकी सारे जो इंटरेस्ट जो हैं वो उसी तरह के डेवलप हो जाएंगे और फिर आप उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद वो बच्चा किसी गलत राह पर भी गामज़न हो सकता है अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी क्लास का इंतखाब करें। अपने से आगे वाली क्लास में जाना गलत नहीं है, लेकिन पहले अपने आप को इतना स्ट्रांग करें कि ख़ुद अपने से आगे वाली क्लास में जाएं, आप ख़ुद उस क्लास में एंटर होने के बाद अपने बच्चे को उस क्लास में एंटर करें। अपने माली हालात को इतना स्ट्रांग पहले करें, फिर औलाद को उस तरफ लेके जाएं, अदरवाइज़ आपके लिए इसका मुश्किलात और बहुत मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसकी ये मिसाल एक नॉर्मल सी हमारे पंजाबी में दी जाती है कि दूसरे का चेहरा सुर्ख देख के अपने मुंह पे थप्पड़ नहीं मारे जाते। ठीक है, मसलन एक शख्स है, उसका चेहरा बड़ा सुर्ख है और एक जो है वो कोई मिस्कीन बहुत कमज़ोर है, तो अब वो कमज़ोर शख्स जो है वो देखे जिसका चेहरा सुर्ख है तो वो अपने मुंह पे थप्पड़ मार के उसको सुर्ख नहीं करेगा, वो ख़ुद पर इतनी मेहनत करेगा कि वो उसकी सेहत और वो उस हिसाब से हो जाए। ठीक है, उसके कंपेयर करने के काबिल हो जाए, बजाय इसके कि वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दे कि उसका चेहरा सुर्ख है। इसी तरह आपने जब उस क्लास का मुकाबला करना है, अपने आप को एलीट क्लास में, हायर क्लास में लेके जाना है, तो फिर आपको ये चाहिए होगा कि आप ख़ुद पर इतनी मेहनत करें कि आप उस एलीट क्लास में या हायर क्लास में जाने के काबिल हो जाएं।
एक बात तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि हम लोग स्कूल की सिलेक्शन करते हुए, स्कूल का इंतखाब करते हुए, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जी, हम नाक रखने के लिए बच्चे को दाखिल करवाते हैं। हमारे पास प्रायोरिटीज़ ही नहीं होती कि हमने बच्चे को वे क्या देनी है, हमारे बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, हमारा बच्चा क्या कर सकता है। हम क्या करते हैं, हम नाक रखने के लिए, जिस साथ वाले का बच्चा फ़लाँ स्कूल में, अच्छा तो मैंने इससे अच्छे स्कूल, अब अच्छा स्कूल वही जो मैं पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो फ़ीस से हम उसको मापते हैं। तो हमने जी क्या करना है, मैं इसको चंगे स्कूल से दाखिल करवाना है, मैंने इससे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना है। अच्छा तो बस ठीक है, इस साथ वाले का बच्चा 5 किलोमीटर गाड़ी पे जाता है, मैंने 6 किलोमीटर दूर भेजना है गाड़ी पे। अब इसमें क्या है, इसमें नुकसान उस बेचारे बच्चे का हो रहा है आपकी ज़िद के अंदर। नाक रखने के लिए और बहुत सी जगह हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को उसके टेस्ट के मुताबिक जो है वो स्कूल में दाखिल करवाएं, नाक रखने के लिए ना करवाएं। बहुत से लोग कहते हैं जी आपका बच्चा किधर पढ़ रहा है, अच्छा उधर पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आप फ़लाँ जगह पे दाखिल करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। आप देख लें, ये ना हो कि आने वाले वक्त में वो ब्रांड, वो स्कूल, वो ब्रांड वो जीत जाए और आपका बच्चा हार जाए। आपने अपने बच्चे के मुस्तकबिल को कामयाब बनाना है, ना कि किसी ब्रांड को, और ना ही किसी स्कूल सिस्टम को, ना ही किसी चेन सिस्टम को। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करवाते हुए कि इस स्कूल की प्रोडक्शन कैसी है, स्कूल के निकले हुए बच्चे कैसे हैं, वो मुल्क और कौम के लिए कितने मुफीद हैं। और आने वाले वक्त में आपका बच्चा ऐसा ना हो कि वो आपके हाथ से ही निकल जाए, वो आपको वालिद या वालदा मानने से या किसी के सामने इस चीज़ का इजहार करने से शर्म महसूस करे। वो अपनी किसी गैदरिंग में बैठा हो और आप उसके सामने जाएं तो वो आपका तारुफ़ करवाने से शर्माए कि जी ये मेरे वालिद साहब हैं, क्योंकि आपने उसको उस क्लास में भेज दिया है जिस क्लास में आप फ़िट नहीं हो सकते। इसको यही समझें कि साइकिल की कोई गरारी, वो साइकिल के लिए तो बड़ी कीमती है, लेकिन उसको आप कार में फ़िट नहीं कर सकते। आप उसको कार के अंदर कहीं पर भी फिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस मशीनरी के लिए, उस मैकेनिज़्म के लिए बनी ही नहीं है। वो अपने मैकेनिज़्म के लिए बनी है, वो कार के लिए तो बनी ही नहीं। अब जब वो कार के लिए नहीं बनी तो फिट भी नहीं हो सकती। इसी तरह आप अपने मैकेनिज़्म के लिए बने हैं। आप जब किसी और मैकेनिज़्म में फ़िट होने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी कदर व मंजिलत खो देंगे। लिहाजा जब भी स्कूल की सिलेक्शन का वक्त आए, सोच का वक्त आए, अपनी क्लास को मद्देनज़र रखें, नाक के चक्कर में ना जाएं कि जी ये जो इसको आप ईगो भी कहते हैं, ठीक है, कि मेरे साथ वाले का, मेरे भाई का बच्चा जो है वो फ़लाँ स्कूल में पढ़ रहा है, मैं इससे अच्छा स्कूल आपके लिए वही है। अब इसको आप सिंपली इस तरह देख लें कि आपको कोई शख्स एक शर्ट गिफ्ट करता है और वो बड़े अच्छे ब्रांड की शर्ट जो है बड़े अच्छा रैप करके आपको गिफ्ट करता है, बड़ी अच्छी पैकिंग में गिफ्ट करता है, और जब आप उसको घर वो आपको दे जाता है, प्रेजेंट कर जाता है, और जाने के बाद जब आप उसको खोलते हैं, गिफ्ट को देखते हैं, और देखने के बाद आप उस शर्ट को पहनते हैं तो आपको पता चलता है ये तो मुझे छोटी है या मुझे बहुत बड़ी है। अब क्या होगा, आप उस ब्रांड को देखेंगे या अपने साइज़ को देखेंगे? डेफिनेटली आप अपने साइज़ को देखेंगे। अब वो जितनी मर्ज़ी अच्छी है आपके लिए किसी काम की नहीं है। अब इसका दूसरा रुख देखें, एक शख्स जाता है, एक नॉर्मल सी शर्ट ख़रीदता है और उसको नॉर्मल से शॉपर में रख के आपको देता है बतौर गिफ्ट, और आप क्या करते हैं, आप उसको जब पहनते हैं तो वो आपको साइज़ में बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब आप मुझे ये जवाब दें कि आपको वो ब्रांड वाली शर्ट ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए, या वो जो नॉर्मल शर्ट है वो ज़्यादा सूटेबल है? डेफिनेटली नॉर्मल शर्ट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। अब इसमें ये देखें कि जो नॉर्मल शर्ट है वो बड़ी सूटेबल है आपके लिए, तो आप क्यों ब्रांड पे जाएंगे? इसी तरीके से जब आप स्कूलिंग का इंतखाब करें तो आप ये देखें कि आपके लिए सूटेबल क्या है। क्या वो ब्रांड 10 साल के बाद आपके बच्चे का बेड़ा गर्क करके आपके हाथों से निकाल के ऐसा बच्चा जिसको अपनी वालिदा, अफसोस नहीं है, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं बन पा रहे कि क्या वक्त होगा, मतलब अफसोस की बात है कि बेटा या बेटी अपने वालिद या अपनी वालदा का तारुफ़ करवाते हुए शर्माएं अपनी क्लास के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, लेकिन उसमें उस बच्चे का कसूर कम है और उस वालिद और उस वालदा का कसूर ज़्यादा है जिसने उस बच्चे को उस माहौल में जा फेंका है जो उसकी नेचर है ही नहीं, जो फितरती तौर पर उसका माहौल नहीं है।
तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि क्या हम अपनी क्लास से बाहर तो नहीं जा रहे, अपने नाक के मामले में मैं अपने बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब तो नहीं कर रहा इस ज़िद के लिए कि जी मेरे साथ वाले का, मेरी बहन का, मेरे भाई का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मैंने इससे अच्छे स्कूल में किया आपने बेहतरी, और वो बेहतरी आपके और आपके बच्चे के गले पड़ गई। इस चीज़ को आपने ज़रूर ख्याल रखना है। इसके बाद ये देखें कि क्या जो आपका जो स्कूल है जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हैं, वो इखलाकी तरबियत भी बच्चे की करता है या नहीं करता। इखलाकी तरबियत बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम ज़रूरत है स्कूल के लिए। क्या वो बच्चों को सिर्फ़ किताबें ही पढ़ाता है? हम लोगों ने बड़ा इस चीज़ का हमारा इशू है कि हम लोग सिर्फ़ इखलाकी तरबियत को हम बहुत पीछे देखें। आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप इस चीज़ को पढ़ें तो तालीम अकेला लफ्ज़ नहीं है, अभी हमने तालीम को अलग कर दिया है। आज से कुछ अर्सा पहले आप पर अगर कुछ देखें, आपको समझ हो, आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो, तो तालीम के साथ एक लफ्ज़ और बोला जाता था, एक लफ्ज़ और लिखा जाता था, और वो था तालीम व तरबियत। हम लोगों ने तालीम को अलग कर दिया, तरबियत को अलग कर दिया। अब इसमें ऐसे है कि तरबियत को हमने बहुत पीछे कर दिया। ज़रा आप इस चीज़ का मुआयना करें, इस चीज़ को गौर सोचें कि वो तालीम किस काम की जिसमें तरबियत नहीं है। एक MBBS डॉक्टर जिसको उठने बैठने का पता नहीं है, तो उसका MBBS किसी काम का नहीं है। एक MBBS डॉक्टर, एक PhD स्कॉलर जिसको बात करने की तमीज़ ना हो, तो उससे बेहतर है वो शख्स जो स्कूल बेशक ना गया हो लेकिन उसको उठना बैठना आता हो, छोटे बड़े की तमीज़ हो। तो आप ये ज़रूर देखें कि आप जिस ब्रांड में, जिस स्कूल में, जिस चेन सिस्टम में बच्चे को दाखिल करवाने जा रहे हैं, वहाँ की प्रोडक्शन कैसी है। मैं बार बार इस चीज़ पर ज़ोर दे रहा हूँ। और वो कैसे इखलाकी तरबियत करते हैं बच्चे की। क्या वहाँ पर जो चेयरपर्सन्स हैं वो इखलाकी लिहाज से स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं हैं, उनकी गुफ्तगू से आपको, क्योंकि बेसिकली सारा कनेक्शन जो है वो तो स्कूल सिस्टम और टीचर्स की तरफ से मिलता है ना बच्चे को। तो आप इस चीज़ को देखें, बगौर देखें कि क्या इखलाकी लिहाज से मैं जिस चेन सिस्टम में अपने बच्चे को दाखिल करवाने जा रहा हूँ वहाँ पर इखलाकी लिहाज से टीचर्स कैसे हैं, उनकी अखलाकियात कैसे हैं, वो एथिकली किसी से गुफ्तगू कैसे करते हैं, किसी को ट्रीट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आप इन चीज़ों का पे मुतमईन हो जाएं तो फिर अपने बच्चे को उस स्कूल में दाखिल करवाएं। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने ये देखना है कि आप जिस स्कूल में बच्चे को दाखिल करवा रहे हैं वो आपके उस बच्चे को कैरियर स्किल्स भी दे, सिर्फ तालीम ना दे। कैरियर स्किल्स से मुराद ये कि ज़िंदगी गुजारने का फ़न दे, ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सूरत हाल, मुख्तलिफ़ हालात का सामना करने का फ़न दे वो आपके बच्चे को। वो असूल सिखाए जिन असूलों के तहत वो ज़िंदगी गुजार सकता हो। तो ये बहुत कम स्कूल्स में होता है, लेकिन आपने जब भी किसी स्कूल का इंतखाब करना है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि कैरियर स्किल्स कौन कौन से स्कूल आपके बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इस चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर रखना पड़ेगा कि कैरियर स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। और तालीम हमें इस चीज़ से ये देखना चाहिए कि इंसान आप कितने अच्छे हैं, आप बतौर इंसान क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो जब भी स्कूल की सिलेक्शन का वक्त है इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आपका स्कूल क्या कैरियर स्किल्स बच्चे को सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा। इसके बाद एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स जो हम सब के अंदर बतौर कौम पता नहीं कहाँ से ऐड हो गया है, कहाँ से दाखिल हो गया है, कहाँ से हमारे अंदर ये जो है ना शामिल हो गया है, इस चीज़ की समझ मुझे नहीं आती। इंग्लिश बोलने का कम्प्लेक्स, इंग्लिश सुनने का कम्प्लेक्स, गलत बोले जा रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं, उल्टे सीधे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इस चीज़ को हम लोग ट्रेंड समझते हैं कि जी बस इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखें कि इसको इंग्लिश को सिर्फ बतौर एक मज़मून लिया जाए, ना कि ये कि आप इसको ज़िंदगी के लिए ओढ़ना बिछोना बना लें। इस कम्प्लेक्स मैंने बच्चा दाखिल करवाना है, कहाँ करवाना है जी? इंग्लिश मीडियम में करवाना है, जहाँ पर प्रिंसिपल साहब जो हैं वो मुझसे गुफ्तगू करें, और गुफ्तगू वो मुझसे सारी जो हमारी गुफ्तगू हो, हमारी कन्वर्सेशन हो, वो सारी की सारी इंग्लिश में ही हो। ठीक है, तो ये हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से कम्प्लेक्स आ गया है। इस चीज़ को अपने अंदर से दूर करें, इस सोच को अपने दिमाग से हमें निकालना पड़ेगा कि उर्दू बोलना कमतर है। अब देखें, एक माँ है
वो बच्चा कह रही है जी ये बिस्किट फिनिश करेंगे तो काम सेट होगा, ये बिस्किट फिनिश करेंगे तो ठीक होगा, आप ये बिस्किट फिनिश करें। और एक माँ कह रही है कि आप ये बिस्किट ख़त्म करें, आप इस सबको खा लें। तो कितनी कोई मतलब अच्छी तरबियत वो माँ कर रही है जो कह रही है फ़िनिश करें, फ़िनिश करें, फ़िनिश करें। ये एक ही बात है। इस चीज़ को समझना चाहिए हमें कि एक बच्चे के अंदर बैक वक्त 3 ज़बानें सीखने की एबिलिटी होती है, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कुदरती तौर पर कि वो बैक वक्त 3 ज़बानें सीख सकता है। अगर उसके माहौल में, उसके घर के माहौल में उसकी वालदा उर्दू स्पीकिंग है, उसके वालिद जो हैं वो पश्तो स्पीकिंग है, और उसके दादा जान या दादी जान कोई और बंदा घर में ऐसा है जो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वो बच्चा तीनों ज़बानें बैक वक्त बेहतरीन सीख लेगा। हम लोगों ने एक ऐसा कम्प्लेक्स, अगर आप उर्दू या इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने बच्चे को उस ट्रैक पर लाना चाहते हैं, तो आप खुद बोलना सीखें। हम लोगों ने ये सारी ज़िम्मेदारी स्कूल्स पे डाल दी है, और स्कूल्स अफसोस के साथ, मैं ख़ुद भी टीचर हूँ, एक सिस्टम चला रहे हैं हम लोग, हमारी एक टीम है बाकायदा, तो मैं ख़ुद भी इस चीज़ पे देखता हूँ कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है, हमारे सोसाइटी के अंदर जितने भी स्कूल सिस्टम है, वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अफसोस के साथ कि हम लोगों को पता है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश क्या है जी, कि इंग्लिश बेसिक जो हमारी स्कूल्स में टीचर्स की हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उन ज़िम्मेदारियों को बहुत पीछे कर देते हैं और हम उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं हम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई और टीचर है, कोई और है, वो भी मैं ही हूँ। मेरी ये इस चीज़ को मेरा मानना है कि टीचर टीचर ही होता है, वो चाहे कहीं इस्लामाबाद में है, चाहे कहीं बलूचिस्तान में है, चाहे कहीं है, और चाहे सईदा फ़ातिमा तुज़ारा स्कूल सिस्टम मेड में कोई टीचर पढ़ा रहा है, और टीचर टीचर ही है। तो अफसोस के साथ पेरेंट्स ने ये सारी ज़िम्मेदारी स्कूल पे डाल दी कि जी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल होना चाहिए, मेरे बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, और टीचर्स जो हैं, स्कूल सिस्टम्स जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को का फ़ायदा उठाते हुए बाकी सारी ज़िम्मेदारियों को पस से पुश डाला और इंग्लिश की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। मैं आज आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने चाहता हूँ इस मौजू पर। अगर बात चल पड़ी है, जापान में इंग्लिश नहीं सिखाई जाती, चीन में भी इंग्लिश नहीं सिखाई जाती, इटली में भी इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। अभी तक अफ़गानिस्तान और ईरान में जो MBBS होता है वो फ़ारसी में होता है। हम लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये जो है अपने अंदर एहसास कमतरी पैदा कर ली है कि इंग्लिश बोलना बड़ा तुराए इम्तियाज़ है। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता चलूँ कि मेरे पास एक दोस्त आए, वो दोस्त भी टीचर हैं। वो अपनी बात बता रहे थे, वो कहते हैं कि हमारे गांव के एक बाबा जी आए, उनका पोता एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। तो बाबा जी जनाब बड़े थके हुए, और मैं उन बाबा जी को बज़ाते ख़ुद भी जानता हूँ, उनका वो बड़े हाँफते कांपते और काफ़ी एज्ड हैं, वो तकरीबन 80s में हैं। उनके हाथ में एक एप्लीकेशन, एक लेटर हो, और वो मेरे दोस्त कहते हैं कि वो बाबा जी मुझे कहते हैं कि बेटा ये मुझे पढ़ के तो बता दो। ये पता नहीं क्या लिख के भेजा है स्कूल वालों ने। तो वो कहते हैं कि वो नोट था, मैंने उस नोट को पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो पोता है उसका यूनिफ़ॉर्म कंप्लीट नहीं होता, तो उसका यूनिफ़ॉर्म कंप्लीट करके भेजा करें, और उसकी होमवर्क का जो इशू है वो भी क्लियर करें आप। कहते मैंने उन बाबा जी को बताया, मैंने कहा बाबा जी ये इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं आप पूरी करें। अब वो बाबा जी कहने लगे, मैं आपको सोच बता रहा हूँ कि सोच हमारी किस किस्म की बन चुकी है। वो बाबा जी वो कहते हैं वो मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये नोटिस आप उर्दू में भी लिख सकते हैं पेरेंट्स की आसानी के लिए, लेकिन बजाय इसके कि वो बाबा जी इस चीज़ से खफा होते, वो कहते हैं कि देखे पुत्र वेखे ए होंदे नहीं स्कूल, पुत्र इसे स्कूल कहते हैं, ये स्कूल होते हैं। मैं पूरे 3 गांव घूम आया हूँ, मुझे ट्रांसलेट करने वाला बंदा ही नहीं मिला। क्या एजुकेट कर रहे हैं आप? किस तरीके से आप एजुकेशन को फैला रहे हैं, जबकि आपकी बात एक कॉमन पर्सन, एक कॉमन बंदा जो है, आम बंदा जो है, वो समझ ही नहीं सकता। पेरेंट्स तक आपका मैसेज जा ही नहीं रहा। आप जब 2 मुख्तलिफ़ ज़बानें होंगी तो आपका राब्ता कैसे मुमकिन होगा? बच्चे के साथ आप इंग्लिश बोलें, आप उसको सिखाएं, ज़रूर सिखाएं,
लेकिन पेरेंट्स को आप इस झंझट से ज़रूर निकाल दें। मसला ये है कि पेरेंट्स खुद भी इस झंझट में पड़े रहना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको मिसाइल बयान कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है वो एजुकेशन सिस्टम में इस्लाहात चाहिए हमें इस वक्त। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको डीपली देखें तो अभी 31 अगस्त को रिज़ल्ट आया 10th क्लास का, और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 4 सितंबर है 2022, संडे इतवार है आज। तो आप इस चीज़ को ये देखें कि इन 4 दिनों के अंदर, अभी आप अपने सिटी में चले जाएं, किसी भी सिटी में, तो आपको जीटी रोड पे, मेन रोड्स पे, मेन चौराहों में 20-20 फुट के बोर्ड्स मिलेंगे जिसके ऊपर पासपोर्ट साइज़ स्टूडेंट्स की तस्वीरें होंगी। नीचे नंबर्स लिखे होंगे जी 1067/1100, 1078/1100, 1000+। मुख्तलिफ इदारों ने अपने 10-10, 5-5, 7-7 बच्चों की तस्वीरें लगाई होंगी। अब हम लोगों ने बच्चों में ये चीज़ पैदा कर दी है कि अच्छा स्कूल वो होता है जिसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो अच्छा इंसान बना के निकाले या ना निकाले। हम लोगों ने इस चीज़ को ऐसे बच्चों को जो है ना वो नंबर बनाने वाली मशीन बना दिया है कि उस बच्चे को इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि मैं जो शॉर्ट टर्म चीज़ें याद कर रहा हूँ, सिलेक्टिव स्टडी कर रहा हूँ, मुझे जो टीचर्स मेरे आधी बुक नहीं करवाते, सिर्फ वही सिलेबस करवाते हैं जो पेपर से रिलेटेड होता है। तो आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, अगर मेरा उन चीज़ों से सामना हो गया तो मैं उनको कैसे सॉल्व करूँगा? अगर वो चीज़ें मुझे किसी को पढ़ानी पड़ गई तो मैं कैसे करूँगा? हम लोगों ने बच्चों में इतनी खुदगर्जी डाल दी है कि बस नंबर्स आने चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से आएँ। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हमने स्कूल की सिलेक्शन करनी है तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि क्या ये सब प्रॉब्लम्स, ये जो मैं डिस्कस कर रहा था, इन सब चीज़ों को कभी भी अपने माइंड में इन चीज़ों को नहीं लाना, और ना ही इन चीज़ों को हमने अपने लिए जो है वो आइडियल समझना है कि किसी स्कूल के रिज़ल्ट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसी स्कूल की मैनेजमेंट में जो चेयरपर्सन है वो आपसे कितनी ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, किसी स्कूल के जो नोटिस हैं वो इंग्लिश में आते हैं, मतलब इंग्लिश, और उसके बाद फिर फ़ीस कैजुअल, इन सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए स्कूल की सिलेक्शन करनी है। और हमने सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि जब 10 साल के बाद या 12 साल के बाद मेरा बेटी या मेरी बेटी इस इदारे से पढ़ के फ़ारिग होने के बाद वापस मेरे हाथों में आए तो वो मेरे हाथों में आएगी या नहीं आएगी, या वो मेरे हाथों में आएगा या नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ से जब फ़ारिग हो तो वो मेरे हाथों से भी फ़ारिग हो चुका हो, और एट द एंड ऑफ द डे ये ब्रांड, ये स्कूल कामयाब हो जाए और मैं हार जाऊँ, मेरा बेटा हार जाए, मेरी बेटी हार जाए। तो ये आज का उन्वान था, चंद मिली जुली बातें, चंद ऐसे मसाइल जो मैंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में नोट किए। मुझे अफसोस होता है इन चीज़ों पर। सो आज मैंने सोचा आप अहबाब की गोश गुजार कर दूं। ये कुछ दिल की बातें थी, कुछ दिल की आवाज़ थी, आप लोगों के सामने पेश कर दी मैंने। अगर आप लोगों को महसूस हो कि मेरी ये काविश आपके लिए किसी किस्म की भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।